Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be very fine. Today we want to discuss marvelous phylum, and that very marvelous phylum is none other than phylum Arthropoda. क्या होता है आर्थ्रोपोडा, उसकी यूनिक बातें कौन कौन सी हैं, इंटरेस्टिंग बातें कौन कौन सी हैं. लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर zoologists, हम चलते चलते थर्ड लास्ट फाइलम पे पहुंच गए हैं इनवर्टिब्रेट्स के. और आज हम जिस थर्ड लास्ट फाइलम की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द फाइलम आर्थ्रोपोडा. और हम अपनी आदत से मजबूर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फाइलम का डायग्नोस्टिक फीचर बताएंगे. बार बार नहीं बताऊंगा डायग्नोसिस क्या होती है. तो अगर आप इसके नाम को फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम है आर्थ्रोपोडा, राइट. और अगर मैं इसे ब्रेक करके लिखूं तो ये जो वर्ड है मेरे पास आर्थ्रो, ये एक लैटिन वर्ड है. और जब भी मैं कहीं लफ्ज लिखता हूं आर्थ्रो तो उसका मतलब होता है जॉइंटेड और सिंपल जॉइंट्स और जॉइंटेड. इसका मतलब है कि ये चीज जुड़ी हुई है या इसमें जोड़ है. और जब मैं वर्ड यूज करता हूं पोडा तो इसका मतलब होता है लेग और फीट. यानी कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बाजू टांगों में जोड़ होंगे, हम उन्हें आर्थ्रोपोड्स में कंसीडर करेंगे, हम उन्हें कीड़े मकोड़े समझेंगे. तो जरा सोच के बताएं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों की बॉडी में, आप लोगों के बाजू और टांगों में जोड़ नहीं है? जस्ट फील इट. तो आप कहेंगे सर हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे बाजू और टांगों में जोड़ है या आपके बाजू और टांगों में जोड़ है तो हमें एक दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझना चाहिए. तो आप कहेंगे सर नहीं, हम तो शफुल मखलूकात हैं. तो फिर हम इस ग्रुप पे क्यों नहीं इंक्लूडेड हो रहे? तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये वाला ग्रुप बेसिकली इनवर्टिब्रेट का है और हम एक रखते हैं व्हाट वर्टिबल कॉलम. तो जिन लोगों में वर्टिबल कॉलम होगा वो कभी भी इस आर्थ्रोपोडिक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे. सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप, राइट. सो दीज आर बेसिकली व्हाट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दीज आर बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स. इनवर्टिब्रेट्स having jointed legs are basically called as what arthropods. आर्थ्रोपोड्स में हमें एक और चीज नजर आती है. आप लोग इनमें से जो मैं आपको मुख्तलिफ इमेजेस दिखा रहा हूं, आप जरा उनको देखें. ये 3-4 इमेजेस हैं. कैन यू फाइंड एनी अदर कॉमन कैरेक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर? यानी कि टांगों में जोड़ के अलावा आपको कोई इनमें फीचर कॉमन नजर आ रहा है? यस, एक्सीलेंट, बिल्कुल मैं ठीक बोला कि इनके बॉडी में आप लोगों को सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, पीसेस नजर आ रहे हैं, राइट. हर जो सेगमेंट है इसके बारे में डिटेल आप लोग जाके पढ़ेंगे. जाहिर है कोरेस्पॉन्डिंग टॉपिक में दैट विल बी कमिंग इन सेकंड ईयर. वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट्स स्केलेटन एंड हाउ द थिंग्स आर बेसिकली अरेंज्ड. लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताना है सिर्फ कि इसका जो स्केलेटन है इसके अंदर क्या है, प्लेट्स हैं. ये वाली प्लेट्स डेफिनेटली बहुत हार्ड हैं और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई हैं. काइटिन इसका सिंथेटिक मटेरियल है. लेकिन इन प्लेट्स को अगर हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि लुक एट दिस. हमने एक कॉकरोच को डाइसेक्ट किया. डाइसेक्ट करने के बाद हमने उसकी जो ऊपर वाली स्केलेटन थी उसको काट दिया, निकाला बाहर, तो पता चला कि बेसिकली ये प्लेट्स आपस में बहुत ही लूज प्लेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं और जिससे के ऊपर ओवरलैप करती है, राइट. तो ये है इसकी सेगमेंटेशन. हाँ, ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेरे पास बहुत सारे सेगमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइक इंसेक्ट इसकी बॉडी के 3 ही मेन सेगमेंट हो, जिससे आप लोगों को पता है कि हम लोग हेड बोलते हैं, थॉरैक्स बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं. और वो अलग बात है कि एब्डोमेन के आगे फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बाहर हम इनको भी कह सकते हैं कि दीज आर सेगमेंटेड वर्म्स, राइट. अगर हम बात करें कि इसकी नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन. अगर आपको याद हो
तो हमने अपने प्रीवियस फाइलम में ही, जिसका नाम क्या था, एनालिडा, हम लोगों ने कहा था कि दे हैव बेसिकली सेगमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि एज फॉर एज देयर ओरिजिन इज कंसर्न, देयर ओरिजिन इज फ्रॉम एनालिड्स, ओरिजिन इज फ्रॉम एनालिड्स। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन करेक्टर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट्स। यानी कि शायद इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक है लेकिन दो डिफरेंट लाइंस में इवॉल्व हुई, राइट। तो उस पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर से अगर हम लोग लेफ्ट को मूव कर गए तो एनालिड प्रोड्यूस हुए, और अगर हम राइट को मूव कर गए तो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर सेम लग रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दैट इज द एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन को आपको पता है कि मैं हमेशा इन्हीं एट्रीब्यूट्स पे डिस्कस करता हूं कि सेलुलरिटी, ज़ोन्स, सिमेट्री, नंबर ऑफ लेयर्स एंड देन सिलोम एंड देन द स्टोम। डेफिनेटली ये बातें आप लोगों के लिए नई नहीं हैं, और आपको पता है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, यस, ट्रू मल्टीसेलुलर। सो दीज आर ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये ट्रू मल्टीसेलुलर क्या होती हैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स को सुने तो आपको ट्रू मल्टीसेलुलरिटी का मतलब समझ आएगा। और अगर मैं इनकी जुआ की बात करूं तो दीज वेरी ऑर्गेनिजम्स दे आर यूमेटाजोन्स, यूमेटाजोन्स। और आपको पता है कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स कि जिनके अंदर टिश्यू लेवल या उससे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, हम उन्हें बोलेंगे यूमेटाजोन्स। और आपको ये भी मैंने बताया था कि यू का मतलब होता है मॉडर्न किस्म के, ये यूमेटाजोन्स है। और आपको ये वाली बात भी याद है कि जो ही हम लोग फाइलम डाइडेरियन से ऊपर निकले थे तो बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी हो गई थी, बायलैटरल। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज कि दे हैव गॉट बायलैटरल सिमेट्री। बार बार जाहिर आप मोमेंट पे पहुंचने वाले हैं, डिवाइस करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं नंबर ऑफ लेयर्स की बात करूं तो आपको याद होगा कि ऑल ऑफ देम आर बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जब मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करता हूं तो जाहिर है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों किस्म के लेयर्स यहाँ पे पाई जाएंगी। अगर मैं सिलोम की बात करूं तो यस, दे आर ट्रू सिलोबेट्स। और आई थिंक यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज मेंट बाय द ट्रू सिलोमेट। तो दे हैव गॉट द ट्रू सिलोम, राइट। देन लास्ट स्टोमी का कोई याद है कि हमने ये कहा था कि वेदर दे आर प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। तो अभी तक ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या हैं, प्रोटेरोस्टोम्स हैं। और आपको पता है कि प्रोटेरोस्टोम का मतलब ये है कि इनकी डेवलपमेंट के दौरान बनने वाला वेरी फर्स्ट पोर विल बिकम द माउथ। तो इसलिए हम इन्हें प्रोटो का मतलब होता है पहला, और या प्रोटेरो का मतलब भी होता है पहला, और स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो जो पहला सुराख बनेगा वो ही मुंह होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्टिल प्रोटेरोस्टोम्स। सो ये कोई जनरल सी एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड मैंने आपको बताया कि कैसे ये वाले ऑर्गेनिज्म पहले ट्रू मल्टीसेलुलर हुए, फिर उन्होंने अपने आप में टिश्यू बनाना शुरू किए, फिर सिमेट्री बायलैटरल हुई, फिर उन्होंने 3 किस्म की लेयर बनाना शुरू की, फिर उन्होंने प्रॉपर ट्रू सिलोम बनाई, और फिर उन्होंने प्रोटेरोस्टोम को ही अपना मोड ऑफ डेवलपमेंट रखा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द हैबिटेट। If somebody asks you what is habitat, तो simply you must say कि it is the address of an organism. ये तो किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है where the chances of finding of that very organism is maximum. मिसाल के तौर पर अगर मैंने फिश से मुलाकात करी तो जाहिर है मुझे डेजर्ट में जाना पड़ेगा। डेजर्ट में आपको बहुत सी मछलियां इधर चलती हुई नजर आएंगी, am I right? तो आंसर है सर, डेजर्ट में मछलियां। तो short I have you can say utter these words just for fun. Definitely if I want to see the fishes, so I have to go to the oceans or to some other water body. So address, तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां आप लोगों को आर्थ्रोपोड नजर नहीं आते, राइट। एवरीवेयर, हर जगह आप लोगों को आर्थ्रोपोड मिल सकते हैं, चाहे वो समंदर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे वो हमारे डेजर्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं फील्ड्स हो, हमारी प्लेन्स हो,
हमारी वाटर बॉडी की अगर मैं बात करूं तो दो किस्म की वाटर बॉडी हो सकती है, या तो वो फ्रेश वाटर हो सकता है, यस यू कैन फाइंड आर्थ्रोपोड्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज, एंड यू कैन आल्सो फाइंड दीज पर्टिकुलर मार्वेलस क्रिएचर्स इन मेरीन वाटर एज वेल। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। एक पॉइंट जो मैं पीछे वाले बोर्ड पे मैं लिखा था लेकिन मैं भूल गया आप लोगों को बताना, दैट वाज अबंडेंस। तो ऐसा करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर चीज को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं अबंडेंस की बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म दुनिया की 80% स्पीशीज बनाते हैं। तो जब मैं बात करूंगा कि 80% स्पीशीज बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनके अंदर वेरिएशंस, वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा, हम ये बोल रहे हैं कि वैरायटीज बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से दे आर वेरी वेरी अबंडेंट, परहैप्स दे आर मेकिंग द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। अब हम बात करेंगे साइज और शेप की। तो अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो यस, दे कैन बी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल हो सकते हैं, दे कैन बी सो स्मॉल that we have to use microscope to carry out their observations, or they can be meters long, no doubt at all. तो इसके अंदर भी हम लोगों को great diversity नजर आती है in the terms of size. For example, a dust mite, हमारी जो गर्द होती है, अगर आप कभी अपने घरों के दरवाजों को, रोशनानों को देखें जो बहुत बहुत असर तक साफ नहीं होते, तो वहां पे डस्ट जमा हो जाती है, राइट। अगर आप उस पर्टिकुलर डस्ट को देखें तो बज़ाहिर आपको उसमें कोई लाइफ नजर नहीं आएगी, बट लुक एट दिस स्कैन, आप इस स्कैन को देखें, इसमें आप लोगों को एक डस्ट माइट नजर आ रही है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस। प्लस अगर आप लोगों को बचपन में कभी जुओं का सामना करना पड़ा हो तो उनकी जो टिक्स होती हैं और माइट्स होती हैं आल्सो वेरी स्मॉल, बड़ी छोटे साइज की होती हैं। और इसकी निस्बत में अगर आप लोग लॉन्ग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जो हमारे पास प्रॉन्स हैं और क्रैब्स हैं, दे कैन बी लिटरली वेरी लार्ज ऑर्गेनिजम्स। सो बहुत ज्यादा वेरिएशन में नजर आती है इन द टर्म्स ऑफ साइज। और अगर हम बात करेंगे इनकी शेप की, तो शेप में भी यस, यू मे फाइंड ऑल दीज 7 or 8 इमेजेस। आपको इन सब में कोई चीज शक्ल के लिहाज से कॉमन नजर नहीं आती, एक्सेप्ट इस बात के कि इन सब की लेग्स में जॉइंट्स हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि they have the segments. Otherwise, look at the variety in terms of what shape. तो आपको बहुत किस्म के ऑर्गेनिज्म, समंदर में रहने वाले, पानी में रहने वाले, खुश्कियों में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, or perhaps is a literally very very diverse group in the, you can say, groups of kingdom Animalia. And now we want to discuss the DS. DS stands for digestive system. क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो अगर मैं ये कहूं कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि जो कुछ भी इनके पास आएगा सब कुछ फना हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ये। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज अराउंड देम, चाहे वो हमारे पास डेजर्ट हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो हमारे पास कोनिफर टॉल ट्रीज हो, राइट, चाहे वो समंदर का बॉटम हो, व्हाटएवर, कहीं भी, जहां कहीं भी इन ऑर्गेनिज्म को फूड मिलेगी, दे विल रीच ओवर देयर एंड डेफिनेटली दे विल शेयर ऑफ कोर्स देयर पार्ट। सो ये भी याद रखना होगा कि दे नॉर्मली शेयर व्हाट अ लॉइन शेयर। और हम बात करेंगे आगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है, कहां से शुरू होता है। तो पहली बात यह है कि हम डिस्कस करेंगे इसकी फूड के बारे में। तो अगर आप लोग इनकी फूड की बात करें तो इनको आप सिंपली यूं कह सकते हैं कि दे कैन बी हर्बीवोर्स, नो डाउट एट ऑल। मैंने बोला कि इनके इर्द गिर्द जो कुछ भी नजर आएगा, फॉर एग्जांपल कि आप इन पत्ते खाने वाली चींटियों के इमेजेस को देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये पत्तों को कितने आर्टिस्टिक वे में काट रही हैं और लेके जा रही हैं, राइट। देन यू मे सी व्हाट कार्निवोर, आप लोग इस मेंटिस को देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक मेंटिस है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर ऑफ इट्स, यू कैन से प्रे। एक जस्ट में, एक छपक में यह करेगा, अपनी शिकार को अपने बॉडी का हिस्सा बना लेगा। फिर इसके अलावा हम लोग बोलते हैं अदर वन आर कॉल्ड एज व्हाट, omnivores. Whenever we say the word omnivore, इसका मतलब तो पक्का पक्का ये है कि ये जो कुछ भी मिलेगा खा जाएंगे, चाहे वो हमारे पास हर्ब्स हो, चाहे वो हमारे पास फ्लैश हो। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ देयर फूड्स। और अगर मैं इसके डीएस की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, तो आपको नजर आएगा कि यस, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूब लाइक, बिल्कुल इसमें ट्यूब लाइक डीएस है।
और ज़ाहिर इट स्टार्ट्स विद द माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होगा एंड इट विल टर्मिनेट एट एनस और ये एनस पे जाके खत्म हो जाएगा। प्लस आपको इसमें भी डॉल नजर आती है। व्हेनेवर वी से डॉल इट मींस डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं डीएस के वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इनका वो वाला ग्रुप कि जिन्हें हम लोग मैंडिबुलेट्स बोलते हैं। ओ दे आर एक्सीलेंट चर्नर्स। उनके माउथ पार्ट्स अगर जो भी चीज आएगी इट विल बी लिटरली इधर क्रश्ड और च्यूड और इट विल बी जस्ट यू कैन से रूड आउट। तो इस लिहाज से यहाँ पे हमें क्रशर नजर आते हैं, च्यूअर्स नजर आ रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे फूड स्टोर करने वाला पार्ट नजर आएगा, यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले सेल्स नजर आएंगे। सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। And now we want to move to the next thing. And next concept is respiration. Oh my God, respiration में भी ये कमाल है, because कि अगर आप इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखें जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी लैंड में रहते हैं, तो दे कैन रेस्पायर बाय मींस ऑफ अ वेरी एडवांस सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकियल सिस्टम। और आप लोग इस पर्टिकुलर ट्रैकियल सिस्टम को आप डिस्कस करेंगे अपनी इसी बुक के चैप्टर नंबर 13 में। वहां पे हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के साथ कि ये ट्रैकियल सिस्टम डेफिनेटली कार्डियक मटेरियल का बना होता है। इसमें इनलेट वेल्व्स होते हैं, इसमें आउटलेट वेल्व्स होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं और ये रेस्पिरेटरी सेल्स बेसिकली एक्सचेंज में काम आएंगे। और इनलेट वेल्व्स जो है वो डेफिनेटली एयर को इनहेल करने में काम आएंगे और जो हमारे पास एक्सीलेंट वेल्व्स हैं वो हवा को बाहर निकालने में काम आएंगे। बाकी ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि दे हैव गॉट अ स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन ट्रैकियल सिस्टम। नाम याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो बात की बाय स्टूडेंट्स, मैंने किस में ये वाली बात की मैंने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में चलिए पहले एक और ग्रुप की बात करते हैं, उनका नाम होता है एरेक्निड्स। आपने एक मूवी शायद नाम सुना, उसका नाम होता है एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया जो मूवी है इट इज रिगार्डिंग द फियर ऑफ स्पाइडर्स। तो उस पर एक मूवी बनी हुई है बहुत जबरदस्त किस्म की और उसमें भी कंट्रीब्यूशन शामिल है एक्सोलॉजिस्ट का जो बेसिकली ट्रेन करता था किसको, हमारी स्पाइडर्स को, और हमने उन पर्टिकुलर स्पाइडर्स से एक्टिंग करवाई है। सो दैट इज अ वंडरफुल मूवी इफ यू वांट टू सी इट। तो थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी स्पाइडर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का है। तो आंसर है कि उनके अंदर बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स। लेकिन अगर मैं बात करूंगा उन ऑर्गेनिज्म की जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से सांस लेंगे तो हम क्या बोलते हैं, गिल्स। तो जाहिर है ये ऑर्गेनिज्म अपने अपने एनवायरनमेंट में वेरी ब्यूटीफुली अडेप्टेड हैं। तो दे कैन obtain oxygen, they can give off CO2 and definitely their every cell is making of course energy that is very much essential to continue its life processes. Move to next column. And now we want to discuss the circulation. ये जो ऑर्गेनिज्म है आप कह सकते हैं कि इनके पास फर्स्ट टाइम एक किस्म का हार्ट प्रेजेंट था, ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप लोगों को यहाँ पे एक सिंगल एओर्टा का कॉन्सेप्ट नजर आया और आप लोगों को यहाँ पे एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आया। सो ये जो चीजें थी ये हम लोगों को आर्थ्रोपोडा में ही मिलती हैं। एक मल्टी चेम्बर्ड हार्ट, देन अ सिंगल एओर्टा एंड देन अ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट बेसिकली गोइंग टू रिलीज body fluid, that is basically the hemolymph. And if you look at the characteristic of hemolymph, तो ये वाला जो hemolymph है it is transparent and being transparent, common sense, it lack any sort of respiratory pigment, कोई नहीं है यहाँ पे। तो respiratory pigment का यहाँ पे रोल इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का और बॉडी फ्लूइड का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट ट्रेकियल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं। सो ब्लड if you want to say it a blood, so that particular blood is transparent because it lack any sort of what pigment or color. So हम बात ही कर रहे थे कि ये hemolymph ये बाद में फ्लोट करता है into different parts of the bodies like perineural region and then the perigastric region and then in the
डिफरेंट साइनसेस ऑफ द बॉडी, तो इस लिहाज से इसकी सिलोम जो थोड़ी सी स्क्वीज हो गई है, स्मॉल हो गई है और डिफरेंट चेम्बर्स में डिवाइडेड है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया या रोटेट करता रहता है या गर्दिश करता रहता है। नाउ वी वांट टू सी द एक्सक्रीशन। Oh yes, you will discuss this very topic in detail in, you can say, part 2, but we want to see something else। वो ये है कि एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास ऑर्गेनिज्म को ड्रॉ किया जा सकता है बहुत तेजी से, लेकिन बहरहाल अगेन इट इज नॉट द टॉपिक ऑफ यू कैन से दैट मच डिटेल डिस्कशन ओवर हियर। हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनका नाम क्या है। तो आंसर है मैलपीगियन, Malpighian। I don't know why different, you can say, even teachers utter this word Malpighian. It can never be Malpighian because there is no H after P, so we will call it as Malpighian, Malpighian tubules। और ये जो हमारे पास Malpighian tubules हैं, they are attached, important to note, they are attached with the digestive system, right? Or these particular Malpighian tubules, they basically float into the hemolymph and gather waste product at its distal end। आपको पता है डिस्टल क्या होता है, दूर वाला, प्रॉक्सिमल क्या होता है, पास वाला। तो डिस्टल एंड से ये वेस्ट प्रोडक्ट को पकड़ती हैं और इसे कॉन्संट्रेट करती आखिरकार उस पर्टिकुलर एमोनिया को यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर देती। So these particular organisms, they are basically uricotalic। Whenever I use the term uricotalic, it means they are going to excrete uric acid। तो ये यूरिक एसिड को रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राई क्रिस्टल्स। इसका मतलब ये होगा कि इन ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी है कि वो जीरो वाटर के साथ भी अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी में से निकाल सकती है। तो इन द टर्म्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, perhaps insects or the arthropods are the most superb organism on the face of earth। No other match in the terms of utilization of the water excretion। And now we want to move to the next thing that is called as a nervous system। तो हम जिस ऑर्गेनिज्म को अगेन वही बात है डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, दैट इज ऑफ कोर्स द कॉकरोच। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिज्म है, तो हम बातें करेंगे आर्थ्रोपोड्स की। तो आर्थ्रोपोड्स आपको नजर आता है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एडवांस किस्म का सेफेलिक रीजन। और मैंने बहुत 2-3 पिछले चैप्टर से मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, सेफलाइजेशन, हेड रीजन का बड़ा हो जाना, राइट। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स शुड बी हायर देन द नॉर्मल वन, तो तभी सेफलाइजेशन डेवलप होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल नजर आते हैं क्या, सेरिब्रल गैंग्लिया। और जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं सेरिब्रल, इट मींस इट इज पर्टेनिंग टू योर खोपड़ी, सेरिब्रल, राइट। सो दीज देयर आर द सेरिब्रल गैंग्लिया। कोई बंदा आपसे पूछे गैंग्लिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ये स्फेरिकल मैस ऑफ एक्यूमुलेटेड न्यूरॉन्स है, कि जब न्यूरॉन्स आपस में इकट्ठे होकर एक कोई स्फेरिकल सा मैस बना लेंगे तो मैं उसे बोलूंगा गैंग्लिया। तो स्फेरिकल गैंग्लिया हमारे पास प्रेजेंट है, प्लस इसके अलावा यहाँ पे थोरेसिक गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। फिर इसके अलावा नजर आएंगे हम लोगों को एब्डोमिनल गैंग्लिया, और इन सारे के सारे गैंग्लिया को जोड़ने के लिए मुझे नजर आएगी VNC। Whenever I use VNC word, इसका मतलब होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। बहुत दफा बताया आप लोगों को कि unlike us their nervous system is on ventral side, while we people have got nervous system on dorsal side। So the marked difference even in the surgery of these organisms as compared to the vertebrates। इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड की पोजीशन कहाँ होती है, आइए इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के साथ। लुक एट दिस इज ऑर्गेनिज्म, और बहुत रफ सी डायग्राम बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो अभी मैंने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर जोन में जो मेरे पास गैंग्लिया हैं, दोज आर बेसिकली मेकिंग द सेफेलिक गैंग्लिया, और यहाँ पे जो गैंग्लिया है दोज आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड थोरेसिक गैंग्लिया। और अगर यहाँ पे एब्डोमेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी नीचे वाली साइड पे हर एक सेगमेंट पे गैंग्लिया हैं। These particular ganglia, they are lying on ventral side। Remember, ये ventral side पे हैं, unlike us। और इनको आपस में जोड़ने वाली जो
नर्व है उसका नाम क्या है, जाहिर है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, राइट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर वेंट्रल नर्व कॉर्ड को शो करने के लिए कि कैसे इससे हमारी लेटरल नर्व निकलती है, तो आई मस्ट ड्रॉ द डॉर्सल व्यू। तो अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म का डॉर्सल व्यू ड्रॉ करूंगा तो मुझे नजर आएगा कि यहाँ पे गैंग्लिया हैं, यहाँ पर गैंग्लिया हैं। सिमिलरली इन सेगमेंट्स में सेंटर में गैंग्लिया हैं, समवेयर हियर। और ये जो गैंग्लिया हैं ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ कोर्स वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये नीचे वाली साइड पर है, इसकी मैंने जो ऊपर वाली प्लेट्स है वो उतार दी है मैंने। तो फिर इससे निकलती हैं यहाँ पे साइडों पर लेटरल नर्व्स, ये वाली, ये जाहिर है एसेंशियल हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये है इसका नर्वस सिस्टम दैट इज वेरी वेरी मच एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इस लिहाज से आप लोगों को नर्वस सिस्टम ज़्यादा एडेप्टेड नजर आते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड दैट इज स्केलेटन एंड लोकोमोशन। और जैसे डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ कि स्केलेटन इट इज एक्सटर्नल, ये बाहर पाया जाता है। इट इज वेरी टफ, राइट, इट इज वेरी टफ बट इट इज वेरी लाइट। और जिस पर्टिकुलर मटेरियल में ये खूबी पाई जाती है दैट इज नन अदर देन काइटिन। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल कि काइटिन इज बेसिकली a carbohydrate. It is basically a carbohydrate. Right. Next. कि अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो काइटिनस प्लेट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग मेनी जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें तो नजर आएगा कि आपको इसकी लेग के ऊपर प्रेजेंट काइटिन के अंदर वाली साइड पे मसल्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे मसल्स हड्डियों के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप ये समझ लें कि इनके मसल्स हड्डियों के अंदर लगे हुए हैं, राइट। देयरफॉर देयर स्केलेटन इज एक्सटर्नल, बाहर की तरफ है, राइट। और इस पर्टिकुलर स्केलेटन को जो बाहर की तरफ होता है हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सोस्केलेटन। इसके अलावा ये इसको डेसिकेशन से बचाएगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। कहा जाता है कि अगर किसी जगह पर एटम बम गिरा दिया जाए तो तब भी वहां पे जो मखलूक नहीं मरेगी वो शायद हमारी क्या है, कॉकरोच। और उसकी रीजन यही है कि अल्लाह ने उसको एक बहुत लाइट लेकिन बहुत ही टफ किस्म का क्या दे दिया है, कवर, एंड दैट कवर इज नथिंग अदर देन काइटिन, राइट। तो ये है इसके स्केलेटन की खूबियां। अगर हम बात करें इसकी लोकोमोशन की तो यस अगेन जबरदस्त, ये बहुत ही मार्वलस ग्रुप है बिकॉज कि आप लोगों को इसमें स्विमर से लेके क्रॉलर्स तक, रनर्स तक, और फिर उसके बाद फ्लायर्स तक, फ्लाइट के ऑर्गेनिज्म तक सब किस्म की वैरायटी नजर आती है। लेकिन बाहर इन सब में ये बात जरूर को माने कि चाहे इनके चलने वाले पाँव हैं, चाहे स्विम करने के लिए क्या है कोई हैंड्स मॉडिफाई हो गए हैं, या फिर इनके उड़ने के लिए विंग्स प्रेजेंट है, वट एवर द केस में बी, दे आर ऑलवेज पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। और इन पेयर्ड स्ट्रक्चर्स के नंबर की बुनियाद पर हम आमतौर पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो 6 भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ लेग्स 8 भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ पेयर जो है वो 10 भी हो सकती हैं, और नंबर ऑफ जो पेयर्ड लेग्स हैं वो 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 10 से ज्यादा होने की जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स, राइट। तो आपको नजर आएगा इन ऑर्गेनिज्म में देखें कि सेंटीपीड में आप लोगों को हर सेगमेंट पे एक एक नजर आ रही है, लेकिन जब आप लोग मिलीपीड की बात करते हैं तो आप लोगों को एक ही सेगमेंट के ऊपर 2-2, 3-3 लेग नजर आती है। कहा जाता है कि ये जो सेंटीपीड्स होते हैं दे आर यू कैन से नॉट फ्रेंडली एट ऑल, बल्कि इनको पॉइजन होता है, दे कैन बाइट यू, दे कैन इन्फेक्ट यू एंड मे समटाइम कॉज अ डेथ इफ यू सेंसिटिव टू इट। लेकिन अगर आप मिलीपीड की बात करें तो वो बहुत लाइट वेट होते हैं और आपके ऊपर चल रहे हो तो आपको पता भी चलेगा। एबव ऑल कि ये एनिमी नहीं होते बल्कि फ्रेंडली होते हैं। मुरादा बात है कि समटाइम उनको फ्रेंडशिप की भारी कीमत अदा करना पड़ती है और हम उनको मार देते हैं। तो बात हो रही थी आप लोगों के साथ कि अगर आप इसकी निस्बत पे किनको देखते हैं, फ्लायर्स को, तो फ्लायर में भी डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा कि मॉडिफाइड अपेंडेजेस हैं ये वाली, और इनके जो नंबर है वो 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इससे 2 या 4 का मतलब है 1 पेयर और 2 पेयर्स। तो इसलिए खासी लोकोमोशन के लिए बहुत ज्यादा सूटेड हैं। दे आर वेरी एजाइल, दे आर वेरी स्विफ्ट, देयरफॉर दे आर कैपेबल ऑफ यू कैन से ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम मल्टीपल टाइप ऑफ सोर्सेस, डिफरेंट स्टाइल्स। अगर आप देखती हैं इस पर्टिकुलर मैंटिस को, तो आप इस मैंटिस की जरा मूवमेंट को देखें तो ये काफी देर तक एक ही पोस्चर पे खड़े रह सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इनका स्केलेटन बहुत लाइट है, प्लस
इनके जो इंटरनल मसल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड दैट वेरी लाइट स्केलेटन, और फिर मौका मिलते ही ये वाला मैंटिस अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ता है, राइट। सो हेंस हम कह सकते हैं कि लोकोमोशन के एतबार से भी हमें सबसे ज़्यादा वैरायटी जिस ग्रुप नजर आती है दैट इज अ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें यू कैन से डेवलपमेंट किस तरह की होती है, उनकी हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस है, और मैं उन पर्टिकुलर क्लासेस में ऑर्गेनिज्म को किस किस बेस की बुनियाद पे इकट्ठा करता हूँ, इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जस्ट कल तक। और जब इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी तो ये सारी बातें आपको जरूर बताई जाएंगी, इस दुआ के साथ कि आपको ये सारी बातें माइंड बिल्कुल आपके रहें और आप इन बातों को याद रख के वो कीमती पॉइंट स्कोर कर सकें जो आप लोगों को फाइनलाइजेशन तक ले जाएं। और अगेन हमेशा बोलता हूँ अपने वालिदैन का और हमारा बहुत ख्याल रखिएगा, खासतौर पर दुआ में। आई वुड लाइक टू से यू अल्लाह हाफिज़।